पद्धति का निर्णय करना आसान होगा, और निर्णय तो आसान होगा ही, साथ में हम रिजल्ट बेहतर दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी चिकित्सा पद्धति सफल तभी मानी जाएगी जब वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आप कुछ भी करें तो उसका रिजल्ट दिखाई दे। तो थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में। बैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरिया जो होता है वो काफी छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया जो है वो छोटे सूक्ष्म जीव हैं, जो जनरल आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। और ये कहाँ होते हैं? हवा में, मिट्टी में, पौधों में, मनुष्यों में, जानवर में, हर जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। सारे बैक्टीरिया बीमारी नहीं पैदा करते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है। तो ये रहा बैक्टीरिया के विषय में। अब बढ़ते हैं फफूंद, फंगस जिसको बोलते हैं। फंगस क्या है? यह एक प्रकार का पौधा होता है। अब सोचिए, पौधा कितना छोटा होता है। यह एक प्रकार का पौधा होता है जो हरा नहीं होता है। सारे पेड़ पौधे तो हरे होते हैं, लेकिन जो फंगस होता है, फफूंद होता है, वह हरा नहीं होता। ना ही इसमें पत्तियां होती हैं, ना ही इसमें फूल होते हैं। यह गीले पाउडर की तरह होता है। पाउडर देखा है ना, बिल्कुल बारीक सा। तो यह गीले पाउडर जैसा होता है। और पैदा कहाँ होता है? कभी कभी जब आपकी दीवार गीली हो तो देखिए वहां पे फंगस लग जाते हैं। पेड़ पौधे पे पानी पड़ा हो, उस पे फंगस लग जाते हैं, फफूंद लग जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि कपड़े बहुत दिनों तक गीले आपने रख दिए, उसमें फंगस लग गए, फफूंद लग गए। तो ये फफूंद, सारे फफूंद तो नहीं, लेकिन कुछ फफूंद भी रोगों के कारक होते हैं। खासतौर से देखिए, जब जो बासी भोजन होता है उसमें बहुत तेजी से फफूंद लगता है। इसीलिए ताजे भोजन के विषय में बोला जाता है कि ताजा भोजन करिए। अब आते हैं, हमको एक चीज समझना होगा, बैक्टीरिया और वायरस के अंतर को समझना है। तो वायरस क्या है? वायरस भी एक सूक्ष्म जीवाणु है। ठीक। जो कि सूक्ष्मदर्शी, मतलब नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह भी मनुष्यों में, जानवरों में, वातावरण में हर जगह पाया जाता है। और यह बीमारी का कारण बनता है। सारे वायरस नहीं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड वायरस हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं, यही और जिनसे तेजी से दूसरे रोग होते हैं या फैलते हैं। इसके अलावा होता है क्रीमी। क्रीमी होता है। कृमि क्या है? एक या एक या अधिक कृमि मनुष्यों या जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं और बीमार करते हैं। ठीक है। जो कृमि होता है, एक या अधिक कृमि मनुष्य या जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं और वह बीमार भी कर सकते हैं। कृमि हमारे शरीर के भीतर भी, आपके शरीर के भीतर भी है। अब इसके अलावा एक आता है परजीवी। कृमि अलग है, परजीवी अलग है। परजीवी का हम लोग अक्सर अपने क्लिनजिंग थेरेपी में पैरासाइट क्लिनजिंग करते हैं। तो सोचिए, पीयूष सर ने इसके विषय में कितना डीप स्टडी किया कि परजीवी भी होता है, और यह परजीवी दूसरे जीव दूसरे जीव या पौधों पे रहता है। अब ढेर सारे परजीवी हैं जो हमारे स्किन पे रहते हैं। पूरा उनका जीवन काल स्किन पे ही बीत जाता है। लेकिन सारे परजीवी खतरनाक नहीं होते, कुछ सेलेक्टेड परजीवी खतरनाक होते हैं। तो आपने, जो भी हमारे क्लिनजिंग थेरेपिस्ट साथी हैं, उन्होंने देखा होगा कि हम लोग जब भी क्लिनजिंग थेरेपी कैंप में, जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो पैरासाइट से होती है। चूंकि सेलेक्टेड जो परजीवी होते हैं वह हानिकारक होते हैं, और उन हानिकारक परजीवियों को मारने के लिए हम लोग पैरासाइट क्लिनजिंग का प्रयोग करते हैं। और ये परजीवी कभी कभी बड़े घातक होते हैं, पकड़ में नहीं आते, और इनके लिए कोई बहुत विशेष विधा नहीं है। चूंकि हम लोग बड़े आभारी हैं पीयूष सर के, कि उन्होंने ये जो पैरासाइट क्लिनजिंग की 6 अलग अलग फ्रीक्वेंसी उनके माध्यम से हम लोगों को मिली, उनके मार्गदर्शन में मिली। तो इन फ्रीक्वेंसी से वो सारे परजीवी खत्म किए जाते हैं, जो हमारे शरीर पे रह करके हमको, हमारे ही मतलब होता है ना कि अंगों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, हमारे स्किन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनका पूरा जीवन काल चलता है। तो इसीलिए जब भी हम लोगों के यहाँ क्लेंजिंग थेरेपी होती है, तो उसके पहले पैरासाइट क्लिनजिंग किया जाता है, कि जो सेलेक्टेड परजीवी हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है वो खत्म हो जाए। अब ये सब मिला के करते क्या है, चाहे बैक्टीरिया हो, फफूंद हो, वायरस हो, परजीवी हो, कृमि हो, ये सब के सब विषैले पदार्थ, टॉक्सिन निकालते हैं।
तो जीवाणुओं द्वारा जो विष इकट्ठा किया जाता है, स्रावित किया जाता है, वही टॉक्सिन कई तरह के रोगों को पैदा करता है। मतलब आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे बैक्टीरिया हो सकता है, फफूंद हो सकता है, वायरस हो सकता है, परजीवी हो सकता है, कृमि हो सकता है, और ये सारे मिलकर के आपके शरीर में विषैले पदार्थ पैदा करते हैं जो बीमारियों का कारण होते हैं, जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, जिसकी सफाई हम क्लिनजिंग के माध्यम से करते हैं। अब इसके अलावा होता है संक्रमण, इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का शरीर में प्रवेश संक्रमण है। जो ही कोई बाहरी सूक्ष्म जीव आपके शरीर में एंट्री करता है तो जो इन्फेक्शन होता है उससे ही संक्रमण होता है। अब जब कोरोना वायरस था तो क्या हुआ, या अभी भी सर्दी के रूप में क्या होता है, एक व्यक्ति को सर्दी हुई है, उसके पास बैठ जाइए, वो छींक दे, या उसके पास थोड़े ज्यादा समय तक आप बैठ जाएंगे, आपको भी सर्दी हो जाएगी, क्योंकि यह संक्रमण संक्रामक रोग, जिसको संक्रमण तो समझ में आ गया, अब संक्रामक रोग क्या होता है, जो व्यक्ति संक्रमित है उसके संपर्क में आप रहेंगे तो आप भी उसी तरह के रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। इसीलिए संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए जो भी लोग संक्रमित होते हैं उनका दायरा सीमित कर दिया जाता है। तो हम लोगों को इस चीज का ख्याल रखना है कि पैरासाइट से हम परजीवी को खत्म करते हैं, और क्लिनजिंग से हमारे जो इंटरनल बैक्टीरिया हैं, फफूंद हैं, ठीक है, परजीवी हैं, कृमि हैं, इन सबको निकाला जाए। विधियां अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग तरह की थेरेपीज का प्रयोग किया जाता है कि किस ऑर्गन में किस तरह की चीजें प्रभावित करती हैं, तो उस ऑर्गन के लिए उस तरह की क्लिनजिंग थेरेपी का प्रयोग करना है। अब जो संक्रामक रोग होते हैं, या जो है कि कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं कि ट्रांसफर होते हैं एक दूसरे में, कैसे होते हैं, या तो जो रोगी है उसके संपर्क में आने से ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो पता चला आप उनका केयर करने गए और वो चीज आप में ट्रांसफर हो गई। तो इसीलिए बताया जाता है कि इस तरह के रोगियों से दूरी बना के रखना है और अपने आप को सुरक्षित करते हुए ही कोई भी ट्रीटमेंट आदि देना है। ठीक है। अब जो विरोधाभास की स्थिति आती है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो केवल केवल जानवरों में होते हैं, वो मनुष्यों में नहीं होते हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई कि जानवरों में होने वाले वायरस भी मनुष्यों में ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसका जो सबसे बड़ा वाहक है वो है मिल्क प्रोडक्ट। अगर जानवर बीमार है, किसी तरह के संक्रमण से ग्रसित है, और पता चला कि उसका दूध आप जो है पी रहे हैं, तो आप भी संक्रमित हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि शुद्ध चीजों का ही इस्तेमाल करना है, अपने जानकारी में जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब इस तरह का संक्रमण होता है तो मल के द्वारा भी होता है, नासिका ग्रसनी के द्वारा भी होता है। मैंने आपने अक्सर सुना होगा कैंप में मैं जब बोलता हूं कि जो भी चीजें आती हैं, आपका शरीर सबसे बड़ा डिटेक्टर है, सब चीजों को पकड़ लेता है। जो आपका एक्सरे, सीटी स्कैन, बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं पकड़ती है, कोई भी वायरस आपके एंट्री करते ही नासिका आपकी पकड़ लेती है। और इतना अच्छा मैकेनिज्म है इसका कि वह पकड़ने के बाद तुरंत एक लार का या थूक का या जो आपके अवयव है उसका एक घेरा बनाती है, और छींक के रूप में फोर्सफुली बाहर उठा के फेंक देती है, और उसको एक जिसको बोलते हैं आवरण में ढक लेती है, ताकि वह दूसरे में ना फैले। ठीक। तो प्रकृति ने कितनी अच्छी व्यवस्था दी है कि अगर हम इसी 5 तत्व को बेहतर तरीके से समझ लें, जिस तरह से डीप में एक एक चीज में ले जाता हूं, उन चीजों को आप जान लें, तो बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया जा सकता है। इवन जो हम लोगों की कल्पना है, आप सभी टीम मेंबर की, कि रोग मुक्त, दवा मुक्त भारत बनाना है, तो ये तभी संभव है जब आप इस विषय में गहराई से जानकारी रखें। और क्या है, श्वसन के संक्रमण, श्वसन के संक्रमण से इस तरह के जो वायरस हैं वो ज्यादा फैलते हैं। ठीक। अच्छा, हम लोग कैसे ग्रहण कर पाते हैं, कैसे ग्रहण कर लेते हैं, तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से तो होता ही है, अपरोक्ष रूप से उनके इस्तेमाल किए हुए सामान से भी होता है, धूल के कण से भी होता है, संक्रमण से भी मतलब संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जो धूल, मिट्टी, धुआं हो रहा है, उससे भी अगर उसमें ये चीजें हैं तो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। और इसके अलावा अब इसका प्रभाव ज्यादा कहां पड़ता है, अगर मान लीजिए किसी को खुजली हुई है, फोड़ा फुंसी हुआ है, तो उससे ये चीजें तो नहीं, मतलब फोड़ा तो दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर फोड़ा फुंसी हुआ है तो आप देखेंगे वह व्यक्ति संक्रमित जल्दी होता है।
घाव अगर ठीक नहीं हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर से संक्रमण मिल रहा है उसको, और वो संक्रमण धूप से, शुद्ध वातावरण से खत्म होता है। तो इस तरह का आज जो हमने बताया आपको रोगाणु के विषय में, ठीक। अब रोगाणुओं के साथ साथ थोड़ा सा डीप आपको ले चलना चाहेंगे सप्त धातु की तरफ, क्योंकि सप्त धातुओं को एक बारी अगर आपने गहराई से समझ लिया तो फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति के रोग का परीक्षण बहुत बेहतरीन तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सप्त धातु में थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्रम संख्या सात धातु, तो 1 2 3 4 5 6 7 करके लिख सकते हैं आप। अब धातु का एक लाइन में नाम लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, धातु के नियंत्रण का कार्य, अब कौन सा धातु है जो किस चीज को नियंत्रण करता है, ठीक। अब उस धातु का जो विजातीय पदार्थ है वो क्या है, विजातीय द्रव्य क्या है उस धातु का। इसके अलावा उस धातु का जो सशक्त प्रभाव पड़ता है, आपको कैसे पता चलेगा क्या धातु सशक्त है और क्या कमजोर है, तो धातु का जो प्रभाव है वो लिखना है। इसके अलावा असंतुलन, अब कोई धातु असंतुलित है यह कैसे पता चलेगा। तो चलिए एक धातु से शुरू करते हैं, इसको आप समझ लेंगे तो बाकी का आपको क्लियर हो जाएगा। तो रस धातु की बात करते हैं। रस मतलब होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। रस का मतलब होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो कार्य करता है वो क्या करता है कि जो माताएं बहनें होती हैं उनके पीरियड्स, दुग्ध श्रवण, जो माताएं दूध पिलाती हैं, और पोषक तत्वों का परिचालन, जो हमारी पूरी बॉडी है इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं ये कहीं ना कहीं रस के माध्यम से पूरे बॉडी को संचालित होते हैं। त्वचा का जो चिकनापन है, जो लाइटिंग है त्वचा की, त्वचा को मुलायम रखना, यह काम किसका है, आपके रस धातु का है, ठीक है। इस पे जितने नियंत्रण होते हैं ये रस धातु के नियंत्रण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विजातीय द्रव्य, रस तो है लेकिन ये रस काम का नहीं, विजातीय है, ये अपने उपयोग में नहीं आने वाला। तो ऐसे कौन से, श्लेष्मा, आंसू, लार, और माताओं बहनों को जो मासिक श्रवण होता है, ये सब द्रव्य तो हैं लेकिन विजातीय द्रव्य हैं, सजातीय नहीं है, विजातीय हैं। चलिए अब सशक्त धातु किसी की है, किसी की रस धातु अगर सशक्त है तो पता कैसे चलेगा, प्रभाव कैसे इसका पड़ेगा। तो इसके लिए व्यक्ति हर्ष वाला हो, संतोष वाला हो, पोषक मतलब बॉडी की फिटनेस ठीक दिख रही हो, और सबसे बड़ी बात उसकी बातों में संतुष्टि नजर आती हो। अगर यह चीजें हैं तो इसका मतलब है इस व्यक्ति की रस धातु पुष्ट है, रस धातु अच्छी है। और रस धातु कमजोर है, यह कैसे पता चलेगा। अब आपको बातचीत से भी पता चल जाएगा कि रस धातु कमजोर है। कैसे, व्यक्ति वहम या अवसाद में रहेगा, वहम या अवसाद की स्थिति में रहता है, ऊर्जा की कमी रहती है, चेहरे पे एकदम जिसको बोलते हैं ना कि झाई छाई रहेगी, लगेगा निरुत्साहित व्यक्ति है, जो बात करेगा वो पॉजिटिव नहीं करेगा, कुपोषित नजर आएगा, बेचैन नजर आएगा, त्वचा शुष्क होगी, ठीक है। हल्का सा भी कहीं खरोचेंगे तो निशान पड़ जाएगा, सुर्ख हो जाती है त्वचा बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति कफ से भी पीड़ित होते हैं, ठीक। अगर ये चीजें आपने समझ ली अच्छे से तो आप रस धातु के विषय में अच्छे से जान गए कि अब व्यक्ति का रस किसका कैसा है, अच्छा है, खराब है, संतुलित है, असंतुलित है, ये सभी चीज आप जान सकते हैं। अब आते हैं, जब रस धातु आपकी पुष्ट होगी तभी आप अगले धातु की तरफ बढ़ पाएंगे, और उस धातु का नाम है रक्त अर्थात ब्लड। तो ब्लड क्या है, तो रस मतलब प्लाज्मा हो गया और रक्त मतलब ब्लड हो गया। आपने कभी केयर किया होगा कि कुछ लोगों को रक्त के जगह पे केवल प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, जिसकी रस धातु कमजोर हो रहती है तो रक्तदान तो लोग लेते हैं लेकिन चढ़ाते उसमें से अलग करके केवल प्लाज्मा चढ़ाते हैं। प्लाज्मा थेरेपी भी जिसको बोला जाता है। रस अगर शरीर में कम हो गया तो फिर प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। रस पहली धातु है, और यही रस हम लोग कंप्लीट कब कराते हैं, जब हमारी क्लिनजिंग थेरेपी हो जाती है, पैरासाइट क्लिनजिंग, लीवर क्लिनजिंग, किडनी क्लिनजिंग के बाद रस धातु को ही पुष्ट करने के लिए हम लोग वेजिटेबल जूस, जिसको हम बोलते हैं कि एसिडिटी क्लिनजिंग। अब जोड़िए इन चीजों का, कैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
तो रस धातु को पुष्ट क्या करता है? आपकी एसिडिटी क्लिंजिंग, वेजिटेबल जूस। और यही वेजिटेबल जूस अब सोचिए कितने चमत्कारिक काम करते हैं। शरीर की सफाई हो गई, सारा कचरा पैरासाइट निकाल दिया, लीवर की सफाई कर दिया, किडनी की सफाई कर दिया। अब यही 7 दिन की प्रक्रिया होती है जो हम लोग घर में कराते हैं कि भाई घर पे जाना है और 7 दिनों तक सब्जियों का जूस सुबह शाम पीना है। इसको बोलते हैं एसिडिटी क्लिंजिंग। और एसिडिटी क्लिंजिंग करने से माताओं बहनों की समस्याएं खत्म, जिन वो जो वहम में है उनके वहम खत्म, अवसाद खत्म, ऊर्जा की कमी खत्म, कुपोषण खत्म, बेचैनी खत्म, शुष्क त्वचा खत्म। इतनी चीजें आपने बॉडी को एनर्जी दे दिया। और ये दिया तो नेक्स्ट क्या बना? ब्लड बनना शुरू हो गया आपके शरीर में। आपके शरीर के प्लाज्मा की पूर्ति हो गई। अब जो लोग प्लाज्मा थेरेपी ले रहे हैं उनके लिए प्राकृतिक प्लाज्मा वेजिटेबल जूस है। जब आप इन बातों को समझ जाएंगे तब आप कॉन्फिडेंस करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा कितनी बलशाली है, कितना बेहतरीन आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं, आप कैसे कैसे लोगों को ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों में खुद में भरोसा नहीं है वो भी चमत्कारी परिवर्तन पा सकते हैं। ठीक, तो रक्त, अब जो रक्त वाहिनियां हैं, अगर ये धातु के काम क्या क्या है रक्त के, अब आप सुनिए। पहला तो ये पूरे डेटा को संचरण करता है, आपके शरीर की जितनी समस्याएं हैं सारा डेटा इसके पास होता है। रक्त वाहिनियों के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त का संचार होना, पेशी बनने संबंधित सेंसरी का होना, आपके शरीर में कहीं दर्द है, कहीं सेंसिटिविटी है, पता चल जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रोवाइड करता है ताकि आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहे। उसके साथ साथ त्वचा, होठों का रंग बनाए रखता है। कुछ लोग जिनके भीतर रक्त की कमी होती है ना, उनका आप आंख ये वाला हिस्सा देखेंगे व्हाइट व्हाइट नजर आता है, होठ बिल्कुल सुर्ख नजर आते हैं। कितने तो मैंने एक्सपर्ट चिकित्सकों को देखा है कि आपकी आंख ऐसे देखेंगे और बोल देंगे आपका जो है कि रक्त इतने पॉइंट है। अनुभव की बात होती है, यही अनुभव आप लोगों को भी सीखना है। और इसके बाद होता क्या है, रक्त प्रॉपर कहां से बन रहा है? यकृत से बन रहा है, तो लीवर को भी नियंत्रित रखने का काम ये करता है। अब सोचिए, जब क्लिनजिंग थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं? लीवर क्लिनजिंग करते हैं, है ना? लीवर की ही सफाई करते हैं। जब लीवर का कचरा दूर रहेगा तो आपके बॉडी का जो होता है ना संचरण अच्छा हो जाएगा। अब विजातीय द्रव्य क्या है इसका? लीवर प्रॉपर काम नहीं करता है तो विजातीय द्रव्य पैदा होता है, और उस विजातीय द्रव्य का नाम है पित्त। जब आपका लीवर डिस्टर्ब होगा तो पैदा होगा पित्त, और पित्त इसका विजातीय द्रव्य है। अब सशक्त धातु है, इसका कैसे पता चलेगा आपको? सशक्त धातु का पता चलेगा, आप मतलब एकदम ऊर्जावान रहेंगे, उत्तेजित रहेंगे, उल्लास, महत्वाकांक्षा, ये सारी चीजें झलकेंगी आपकी। और ये झलकती कब है? तीसरे दिन से झलकती है। आदमी सुस्त बिल्कुल आता है, सर ये दिक्कत वो दिक्कत वो दिक्कत, और 3 दिन की क्लिनजिंग थेरेपी के बाद उसके चेहरे पे वो उल्लास, वो महत्वाकांक्षा, लगता है कि वो स्वस्थ हो रहा है। तो वो ऊर्जा नजर आती है, वो ओज नजर आता है। ठीक, अब असंतुलन की स्थिति, लीवर असंतुलित हो रहा है, ये रक्त धातु बताएगा। और पता कैसे चलेगा आपको? उत्साह रहित जीवन, मतलब जीवन में कोई उत्साह नहीं, निरस्ता है, सब तो ठीक है, स्वस्थ भी दिख रहे हैं, लेकिन उत्साह नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है ना? क्रोध आ रहा है, इरिटेशन हो रही, नफरत हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है लोगों से, मंद मंद रूप, मतलब होता है व्यक्ति बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, एलर्जी हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, मतलब होता है ना हर चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर ये चीजें हैं, इस तरह की दिक्कत है, तो जान लीजिए ये रक्त की समस्या है, यकृत की समस्या है। ऐसे लोग जो बिल्कुल सुस्त पड़े हैं, लीवर क्लिंजिंग कराइए। जिनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, लीवर क्लिंजिंग कराइए। जिनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, लीवर क्लिंजिंग कराइए। जो दूसरों से नफरत करते हैं, लीवर क्लिंजिंग कराइए। जो दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, लीवर क्लिंजिंग कराइए। जिनको पूरे बॉडी में एलर्जी पड़ी हुई है, लीवर क्लिंजिंग कराइए। जिनके शरीर के वात पित्त कफ सब असंतुलित है, लीवर क्लिंजिंग कराइए, मिरेकल रिजल्ट पाइए। इतनी महान चिकित्सा विधि प्राकृतिक चिकित्सा को आप जानते हैं, और इसके चमत्कारिक रूप को बताता रहूं मैं। आप लोगों को उस समंदर में ले जाने वाला हूं कि जहां की जितनी बूंदें जाएंगी उतना आनंद आएगा आपको। ठीक, तो आपने प्लाज्मा को सही कर लिया, रक्त को सही कर लिया, शरीर को ऊर्जावान कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब आगे क्या? आगे है मांस,
मसल्स जिसको बोलते हैं हम लोग। अब मसल्स का क्या काम है? मसल्स का काम है जो भी शरीर के धातु आपके बन रहे हैं उसका नियंत्रण, जो नियंत्रण कार्य है। तो सामान्य मांसपेशियां, त्वचा, जो अस्थि पिंजर है आपका, ठीक है, इसको ढकने का काम, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। जो मेन काम मसल्स का है वो यही है। होता है ना, जिनके मसल्स नहीं है, दुबले पतले हड्डी जैसे हो जाते हैं, हड्डियां अलग अलग नजर आती हैं। और जो मांसल होते हैं, सिक्स पैक वाले होते हैं, देखने में ऊर्जावान नजर आते हैं, शरीर अच्छा लगता है देखने में उनका। तो मांसपेशियों को ढकने का काम मसल्स करता है। अब ये तो इसका नियंत्रण कार्य हो गया मांस का। अब इसके विजातीय पदार्थ क्या है? मांस का विजातीय पदार्थ क्या है, कभी सोचा है आप लोगों ने? मांस का विजातीय पदार्थ है कान का मैल, खोट जिसको बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद दांत का मैल, सुबह सुबह ब्रश करके निकालते हैं। और नाभि का फाहा, जो लोग स्वेटर पहनते होंगे या गंजी पहनते होंगे, देखते होंगे उनके नाभि में कभी कभी वो कॉटन इकट्ठा हो जाता है ना? तो जो कॉटन इकट्ठा होता है वो यूं ही नहीं होता है। उसके बाद सूल, शिश्न सूल, कभी कभी देखेंगे कि कुछ लोगों के शिश्न में दर्द की होने लगती है, तैलीय स्राव होने लगता है। ये सारा क्या है? ये विजातीय पदार्थ है मांस का। सशक्त धातु क्या है इसके? अब मांस पेशियां आपकी सशक्त हैं, ये पता कैसे चलेगा? अब आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतरीन रहेगी। आप कोई भी बुरा लगने वाली बात भी होगी ना तो उसको इग्नोर कर जाएंगे, छोड़ो, लेट्स गो। ये मतलब अगर आपके भीतर कैपेसिटी है तो इसका मतलब मांस धातु आपकी पुष्ट है। साहस करेंगे आप, और किसी को भी प्रोटेक्ट करने की क्षमता आपके भीतर होगी। मतलब यह गुण है अगर आपके मांस मांस जो है कि मांस धातु, मसल्स धातु आपकी सशक्त है। अब असंतुलित है, ये कैसे पता चलेगा? असंतुलित धातु पता चलेगी असहायकता, मतलब हम करना तो चाहते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। असुरक्षा, अननेसेसरी का डर लगा हुआ है किसी चीज का। पोषण की कमी, खा पी तो रहे हैं लेकिन मांसपेशियां लटकी हुई हैं, उसमें वो ताकत नहीं है। मोह, ठीक है। शीलता में वृद्धि, मतलब अननेसेसरी आप कूल माइंड पड़े रहेंगे, जहां गुस्सा करना चाहिए वहां भी गुस्सा नहीं होंगे। ये कमी है मसल्स धातु की आपके भीतर, ठीक है। शरीर में मस्से का बढ़ना, कफ का बढ़ना, पित्त का बढ़ना, ये सब होता है कब? जब मांस धातु पुष्ट न हो। और देखिए, जब क्लेंजिंग थेरेपी आप करते हैं तो किस तरीके से प्लाज्मा, रक्त शुद्ध होता है, तो मांसपेशियां सशक्त होती हैं, आपकी भोजन जो है कि आप पाचन क्षमता बढ़ जाती है। जिनका वजन ज्यादा है घट जाता है, जिनका वजन कम है वह बढ़ जाता है, क्योंकि मांसपेशियां पुष्ट होने लगती हैं। अब आते हैं, अगला है, मांसपेशियां पुष्ट होंगी तो क्या होगा? मेद बढ़ेगा, फैट। फैट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मेद, ठीक है। अब जब मेद बढ़ता है, मेद का कार्य क्या है शरीर में? संधि पेशी बंधन, जो ज्वाइंट्स हैं आपके वो मजबूत रहेंगे, शरीर के आपको चिकनाहट मिलेगी, मतलब शरीर में कोई भी खुरदरापन नहीं रहेगा, शरीर में पानी का संतुलन आपके बना रहेगा। जो तैलीय स्राव आपके जगह जगह पे होता है, मॉइस्चराइजर आपके बॉडी को चाहिए, ये सारा मॉइस्चराइजर कौन करता है? ये फैट का काम है। शरीर में रूखापन आ गया है, शरीर में जिसको बोलते हैं ना कि अब आपके जॉइंट्स में ग्रीस खत्म हो रही है, भाई ये फैट जो होता है, अगर प्रॉपर फैट नहीं मिला, प्रॉपर ऑयलिंग नहीं हुई तो घुटने पकड़ने लगते हैं, ठीक। तो मांसपेशियां मजबूत रहेंगी। क्लेंजिंग थेरेपी के थर्ड स्टेप के बाद जब आगे बढ़ेंगे, तब जो मेदा है आपके शरीर का वह बढ़ेगा। अब ये मेधा जो है कि इसका विजातीय रूप क्या है? विजातीय द्रव्य, विजातीय द्रव्य इकट्ठा करने पे ही समस्या होती है। तो विजातीय द्रव्य इसका मुख्य रूप से पसीना। पसीना बहाइए तो आपका जो फैट है वो मेंटेन रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो मेद का जो विजातीय द्रव्य है ये आपका फैट है, पसीना, पसीना है उसका विजातीय द्रव्य। अब सशक्त है, ये कैसे पता चलेगा? तो सशक्त के लिए पता चलेगा कि आपके शरीर में चिकनाहट है, चिकनाहट की कमी नहीं है, स्नेह है, प्रेम आपका झलक रहा है लोगों के प्रति, और प्रतिबद्धता है। आप कोई भी प्रॉमिस करेंगे तो उसको पूरा करेंगे। ये तभी संभव है जब फैट आपका हो और पॉजिटिव फैट हो।
अब असंतुलित है तो क्या होता है, अब बाकी संतुलन गड़बड़ तो आप जब पहले से करते हैं तभी बाकी चीजों में गड़बड़ थी, वहां से सही किया तो ये सारे सही होते जाते हैं। लेकिन गड़बड़ है, और कौन सी धातु गड़बड़ है, इसके लिए मेधा गड़बड़ है आपकी, तो आप अकेलापन महसूस करेंगे, आप प्रेम की कमी महसूस करेंगे, आप चिकनाहट की कमी महसूस करेंगे, आप देखेंगे वजन बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बोला ना पसीना नहीं निकालेंगे तो मेद फैट इकट्ठा होगा और बाकी चीजें बढ़ा देगा उठा करके। बालों को आपके जो है कि गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल गंजे होने लगेंगे, कफ दोष शरीर में बढ़ जाएगा। कफ की पहचान हमने बताई कि शरीर थुलथुला हो जाता है, तो ये थुलथुलापन आपके फैट के कारण होता है। तो फैट को पॉजिटिव करना है तो पसीना निकालना सीखना पड़ेगा, पसीना निकालेंगे तभी फैट जो है कि प्रॉपर होगा। अब फैट आपका प्रॉपर हो गया, तो नेक्स्ट अगला क्या, इस धातु के बाद आता है अस्थि, बोन, हड्डियां, ठीक है। और इन हड्डियों का जो प्रत्यक्ष सबसे जो हम डेली उपयोग कर रहे हैं हड्डियों का सीधे सीधे, वो क्या है, दांत। दांत से ही तो सारी चीजें कूच के खाते हैं, हड्डियां प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे हैं, दांत हड्डी ही तो है, ठीक। सहारा देना, स्थिर करना, जो आप खड़े होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बॉडी पोस्चर को मोड़ते हैं, ये सब अस्थियों के द्वारा ही होता है। तो मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, शरीर का आपके फैट रहेगा, तभी हड्डियां भी मजबूत होंगी। और इन हड्डियों का विजातीय द्रव्य क्या है, मैंने बोला सबका पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। अब जो हड्डियां विजातीय द्रव्य मतलब वो बॉडी से निकल रही हैं, बाहर निकल रही, खत्म हो रही हैं, तो नाखून विजातीय द्रव्य है, शरीर के बाल ये अस्थियों का विजातीय द्रव्य है, दाढ़ी ये विजातीय द्रव्य है, सबसे ज्यादा कैल्शियम इसी में होता है। ये विजातीय कैल्शियम है जो नाखून के रूप में हम लोग निकाल देते हैं, बाल के रूप में निकाल देते हैं, दाढ़ी के रूप में निकाल देते हैं, ये सारे विजातीय द्रव्य हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि कैल्शियम का जो विजातीय द्रव्य है वह यही है। अब सशक्त है या अस्थि आपकी कैसे पता चलेगा, बैलेंस आपका अच्छा होगा, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। और जब ताकत होती है तो ताकत दिखती है, आदमी को जहां बल लगाना होता है लगाता है, साहस दिखाता है। इसके अलावा रचनात्मक कार्य व्यक्ति करता है, आप स्वयं रचनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे, सक्रिय होंगे। और अगर यह धातु असंतुलित रहा, अस्थि धातु असंतुलित है, कमजोर है, तो क्या होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि ये कमजोर है, इसके लिए आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, डिसीजन मेकिंग का काम नहीं कर पाएंगे, सीधे खड़े नहीं होंगे। कुछ लोगों को देखें ना, खड़े होंगे तो मटकते रहते हैं, हिलते रहते हैं, तो कहीं पीछे टिक जाएंगे किसी चीज पे जा करके। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये यूं ही नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता, आप टेक लेके सहारा लेके कंधे पे हाथ रख के खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें आपके आत्मविश्वास की भी कमी को दिखाती हैं, आप क्रिएटिव नहीं होते हैं। और फाइनली जैसा मैंने बाकी में बताया, असंतुलन है तो वात पित्त कफ तीनों असंतुलित होने लगेगा, ठीक। अब ये पांचवी धातु थी जो आपने बाकी शुरू के धातुओं को सही करते हुए सही किया। अब चलते हैं, जब ये धातु भी आपकी अस्थि मजबूत हो गई, अब अस्थि के अगले लेवल पे बढ़ते हैं। अस्थि का अगला लेवल क्या है, मज्जा, बोन मैरो, है ना। बोन मैरो से क्या क्या चीजें नियंत्रित होती हैं, इसका नियंत्रण का जो कार्य है वो जान लेते हैं। तो दिमाग के कार्य जितना भी आप ब्रेन चलाते हैं, बुद्धि चलाते हैं, वो इसी लेवल पे आती हैं। अब जो बोला गया ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, अब वहां से अगर गड़बड़ चीजें आपने मशीन में डाल दिया तो उस समय तो नहीं, जो 40-45 दिन की प्रक्रिया होती है वो प्रोसेस करके आएगा तो दिमाग को खराब करेगा। तो चिकन मटन गड़बड़ चीजें खाएंगे आज, और उसका प्रभाव 15-20 दिन के बाद बॉडी में दिखना शुरू होगा। इसीलिए क्लिनजिंग थेरेपी में हम लोग पहले शरीर के सारे कचड़े को बाहर निकाल देते हैं, जो इकट्ठा किया पहले बाहर करिए, और कचड़ा बाहर करने के बाद रस धातु से रिफिलिंग शुरू होती है आपकी, उसी 5 तत्वों की रिफिलिंग होती है। ये सारी मशीनरी को सही करती है आपकी, रस जा करके रक्त को सही करता है, मांस को सही करता है, मांस
मेद को सही करता है, फिर मज्जा, अब बोन मैरो सही हो रहा है। ये सारी चीजें किस सर्किल में चल रही हैं, ठीक। और ये सही रहा तो फिर आपका दिमाग सही रहेगा, स्नायु के आवेग जो नियंत्रण है बॉडी पे वो रहेगा, आंखें आपकी चमक होगी, आंखों में त्वचा चमकीली होगी, स्निग्ध होगी। इसके अलावा हड्डियों के जो खाली स्थान है, बोन में गैपिंग हो जा रही है आजकल, बोन में कभी गैपिंग नहीं होगी अगर मज्जा धातु आपकी प्रॉपर है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ लोगों को स्पर्श करने भर से दर्द होने लगता है, ठीक, ये मज्जा धातु की कमजोरी है। मतलब बोन तक तो स्थिति सही चल रही, लेकिन उसके बाद बोन मैरो की स्थिति सही नहीं है, ठीक। अब विजातीय द्रव्य इसके क्या है? इसका विजातीय द्रव्य है आंखों का मैल। जो आंखों से कीचड़ निकलता है वह आपके बोन मैरो का विजातीय द्रव्य है, जो आंख से बाहर आता है। अब आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि दिक्कत मज्जा का और कीचड़ आंखों से निकल रही है, मतलब ये रहती तो है शरीर में, लेकिन निकलेगी जब इसके निकलने का समय आएगा, उसको आउट करना है। शरीर खुद की सफाई करता है। और आप आज समझ सकते हैं कि जितने मैंने विजातीय द्रव्यों की बातचीत की, वह किस आर्गन का या किस जो तत्व है उस तत्व का, उस धातु का विजातीय द्रव्य है। तो आज आपने आंख के कीचड़ के विषय में भी जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सशक्त धातु का कैसे पता चलेगा? तो इसका जो सशक्त धातु है वह है आपकी संपूर्णता और आत्मविश्वास। अगर आप आत्मविश्वासी हैं, संपूर्ण हैं, तो इसका मतलब आपकी मज्जा धातु सही है। अब असंतुलित है, ये कैसे पता चलेगा? तो बल और विश्वास की कमी। हड्डियां तो हैं, दिखने में भी मजबूत हैं, लेकिन अगर मैंने ज्यादा जोर लगा दिया तो क्रैक हो सकती हैं। और मज्जा डिस्टर्ब होता है तो बहुत ढेर सारी समस्याएं आती हैं, ब्लड बनना ही बंद हो जाता है। और मज्जा डाउन हो रहा है इसका पता चलता है जब आप बुढ़ापे का एहसास करने लगते हैं, जब एनर्जी की कमी हो जाती है, पिछली स्मृतियों को आप पकड़ करके रखते हैं। अब होता है जब जैसे जैसे शरीर कमजोर होता है तो आदमी को अपने जो अच्छे समय की याद आती है, जब मैं युवा था तो ये करता था, ये चमक होती थी, ये स्टाइल होता था, ये चीजों, ये स्मृतियों की पकड़ अगर बनना शुरू हो गई है तो ये जान लीजिए कि बोन मैरो पे अब आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, वात पित्त कफ में तीनों असंतुलन शुरू हो गया, मतलब मज्जा धातु को अब आपको पुष्ट करने की जरूरत है, ठीक। अब मज्जा धातु भी आपकी पुष्ट हो गई। अब आते हैं शुक्र धातु की तरफ। इस मैटर पे लोग बात कम या नहीं करना चाहते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका एक अच्छे समाज की कल्पना है, ठीक। अब इसका नियंत्रण किस पे होता है? भाई शुक्र धातु का सभी लोग जानते हैं कि नई पीढ़ी के लिए, नए जनरेशन के लिए शुक्र का पुष्ट होना बहुत आवश्यक है। अब ये सशक्त है या नहीं, ये कैसे? तो आपके शरीर की तेजस्विता, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी शक्ति, आपकी जो संतानोत्पत्ति, आपके हार्मोन संतुलन, इन सबका लेना देना आपके शुक्र धातु से है। शुक्र धातु अगर असंतुलित हो गया तो आप हार्मोनल डिसऑर्डर में चले गए। और जब आप हार्मोनल डिसऑर्डर में, कोई भी हो, कोई माताएं बहनें हो, कोई पुरुष हो, हार्मोनल डिसऑर्डर क्या? शुगर का होना, माताओं बहनों में थायराइड का होना, इट्स हार्मोनल डिसऑर्डर। शुक्र धातु की कमी, दिमाग लगा के सोचिए ना, जिन माताओं बहनों को होता है थायराइड हो गया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है, शुक्र धातु की कमी। और शुक्र धातु की कमी, अब सोचिए ना, पीयूष सर ने हम लोगों को कितनी बड़ी गीता पकड़ाई है, क्लिनजिंग थेरेपी करिए और 3 महीने में नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी शुक्र धातु पुष्ट होगी, आपकी हार्मोनल इनबैलेंस बैलेंस हो जाएंगे और आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अब समझ में आया हाउ इज पॉसिबल, कैसे संभव है? क्योंकि जब आप विजातीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालेंगे, प्लाज्मा रस धातु मजबूत होगी, रक्त मजबूत होगा, फिर आपका जो सप्त धातु, ये स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे आएंगे, तब एक मिरिकल परिवर्तन होगा। कोई भी दावा यूं ही नहीं किया गया है, उसके पीछे का साइंस है, उसके पीछे की मेहनत है, उसके पीछे का ये डीप, जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों बोला जाता है कि क्लिनजिंग थेरेपी करने पे हम इन चीजों का दावा कर सकते हैं। रस मजबूत किया तो रक्त मजबूत होगा, रक्त मजबूत किया
तो फिर मांस मजबूत होगा, मांस मजबूत किया तो मेद मजबूत होगा, मेद किया तो हड्डियां होंगी। ठीक है, तो अब मज्जा होगा, शुक्र होगा, शुक्र धातु मजबूत होगा तो कोई भी व्यक्ति जो इम्पोटेंसी का शिकार है वह क्षमतावान हो जाएगा। और इसका विजातीय द्रव्य, इसका कोई विजातीय द्रव्य नहीं है, शुक्र धातु का कोई विजातीय द्रव्य नहीं है, ये स्वयं सजातीय ही है, कोई विजाति इसमें नहीं है। अब इसकी कमी से क्या होगा, मतलब सब अगर धातु सशक्त नहीं है तो क्या होगा, आपके शरीर में तेजस्विता कम हो जाएगी, ओजस्विता कम हो जाएगी, आप प्रेम प्रसंग कर पाने में सामर्थ्यवान नहीं होंगे, आप रचनात्मक नहीं होंगे, आप उत्पादक नहीं होंगे, आप उद्देश्यपूर्ण नहीं होंगे। ठीक, अगर आपका जो है कि ये धातु असंतुलित हुआ तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, स्वयं मूल्यांकन करिए आप लोग, मैं कुछ पॉइंट्स भी दे रहा हूं। हर्षहीन होंगे, उत्साह की कमी होगी, प्रेम प्रसंग रहित रहेंगे, है ना। आप बोलेंगे कि अब तो मेरा मतलब मैं बाबा जी हो गया हूं, ध्यान मेरा उधर से हट गया है। अरे भाई, उत्साह की भीतर से कमी हो रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कमजोर हो रहा है, क्लिनजिंग थेरेपी करिए, जीवन में खुशियां लाइए, जीवन में सूनापन कम करिए, ओजस्विता कम हो रही है आपकी, बढ़ाइए उसको। जिन माताओं बहनों को बार बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, गर्भपात हो रहा है, वो माताएं बहनें जो बांझपन के शिकार हैं, जो बच्चे जन्मजात विकृत पैदा हो रहे हैं, जो पुरुष नपुंसकता की श्रेणी में आ चुके हैं, इन सारे कोषों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, इन सारे कोषों की पुनः रचना की जा सकती। कैसे? बस वही क्लिनजिंग थेरेपी, साधारण सी क्लिनजिंग थेरेपी कितनी सशक्त, ये प्राकृतिक चिकित्सा की वो मिरेकल विधा है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि 90% बीमारियों का 100% इलाज, तो यूं ही नहीं बोलते हैं, उसके पीछे बड़ी मेहनत है, बहुत डीप काम है। इसी डीप काम को हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, एक अभियान के रूप में। साथियों, आज के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। अब आपके मन में जो भी प्रश्न है, क्योंकि आज मैंने क्लिनजिंग थेरेपी को लेकर के और इस सप्त धातु को जोड़ करके आपको बहुत बड़ी चीज बताई है, अब आप उसको उस कॉन्फिडेंस से करिए, आगे बढ़िए। कहीं पे दिक्कत आती है, मेरा पूरा सपोर्ट होगा। एक विशेष बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि लखनऊ में क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप का आयोजन पहली बार होने जा रहा है। तो आप सभी जितने साथी यहाँ पे 90+ साथी जुड़े हुए हैं, आप सबसे मेरा विशेष तौर से आग्रह होगा, कम से कम अपने बेस पे एक एक लोगों को जरूर आप नॉमिनेट करें, क्योंकि वहां पे जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। चूंकि मैं खुद रहूंगा तो क्रॉनिकल डिजीज की चिंता आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई कैसा भी क्रॉनिकल रोगी होगा उसको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी साथियों को आमंत्रित भी कर रहा हूं कि जिन लोगों ने पहले से, जो पहले 3 दिवसीय कैंप कर चुके हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करने वहां पे आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद की चीजें, मतलब होता है मेरे पास होने का मतलब कि नेक्स्ट लेवल की चीजें आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ताकि आप और कॉन्फिडेंस से वहां पे चीजों को कर सकें।